भारतीय विद्या मंदिर की ओर से आप सभी का इस विशिष्ट व्याख्यानमाला में स्वागत है। यह है कि आज हम एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पर एक दूसरे वैज्ञानिक को सुनने के लिए उपस्थित हैं। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है डॉक्टर राजा रमन्ना, व्यक्तित्व और अवदान। राजा रमन्ना, मैन एंड कंट्रीब्यूशन। और उन पर अपनी बात रखने के लिए, उनके जीवन और उनके कृतित्व पर प्रकाश डालने के लिए एक उतना ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हमारे साथ है, जिनका नाम है प्रोफेसर दिनेश कुमार श्रीवास्तव। मैं प्रोफेसर दिनेश श्रीवास्तव का भारतीय विद्या मंदिर की ओर से और भारतीय विद्या मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर विठल दास मोंदड़ा की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जो विज्ञान से जुड़े हैं वे तो सभी प्रोफेसर श्रीवास्तव को जानते ही हैं, लेकिन उन लोगों को जो विज्ञान से उतना वास्ता नहीं रखते हैं, उनके लिए एक बहुत संक्षिप्त परिचय मैं अपने आज के वक्ता का देना चाहूंगा। दिनेश जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की। 1971 में वे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक अधिकारी बने और 1979 में 1979 में वो कलकत्ता आ गए चर ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र के एक वैज्ञानिक के रूप में, और वहीं से वे 2016 में निदेशक और डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद 2019 तक आप परमाणु ऊर्जा विभाग में राजा रमन्ना फेलो रहे और 2019 से 2023 तक वे होमी भाभा चेयर प्रोफेसर रहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज बेंगलोर में। तो ऐसे विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम कर चुके, जिनमें जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका, इन स्थानों के विभिन्न विश्वविद्यालय उनसे आप संबद्ध रहे हैं और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रोफेसर श्रीवास्तव को प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसे एक विशिष्ट वैज्ञानिक को अपने बीच में पाकर हम अत्यंत गौरव का अनुभव करते हैं और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने आज के विषय डॉक्टर राजा रमन्ना, व्यक्तित्व और उनका अवदान, इस विषय पर अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। प्रोफेसर दिनेश कुमार श्रीवास्तव। भाषा का कोई व्यवधान नहीं। हाँ, भाषा का कोई व्यवधान नहीं है, वो हिंदी अंग्रेजी जिसमें चाहे बोल सकते हैं, पर यह है कि हिंदी में होने से वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और आगे क्वेश्चन आंसर भी रहें। हम लोग व्याख्यान के पश्चात कुछ समय प्रश्नोत्तर के लिए भी रखेंगे और व्याख्यान के पश्चात भारतीय विद्या मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर बी.डी. मोंदड़ा, जो इस व्याख्यान सत्र की भी अध्यक्षता करेंगे, हम उनसे भी उनका अध्यक्षीय वक्तव्य सुनेंगे। सादर अनुरोध है डॉक्टर श्रीवास्तव से। धन्यवाद प्रियंकर जी। मैं भारतीय विद्या मंदिर कलकत्ता का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने को कहा। मेरा पूरा का पूरा भाषण अधिकांशतः इस पुस्तक पर आधारित होगा, जो अभी कुछ समय पहले वर्ल्ड साइंटिफिक द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसे मैंने और प्रोफेसर बी.एस. रामामूर्ति ने मिलकर लिखा है। इसमें कुल 27 संस्मरण हैं, 27 अति विशिष्ट लोगों के संस्मरण हैं। करीब 300 पृष्ठों की किताब है और उसके लेखक हैं डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, डॉक्टर अनिल काकोदकर, डॉक्टर के.जी. नारायणन, डॉक्टर वी.के. सारस्वत, डॉक्टर जी. वेंकटरमन, डॉक्टर बी.एस. राममूर्ति एवं अन्य। पूरी सबके लेखन तो मैं नहीं कवर कर पाऊंगा,
लेकिन कुछ खास बातें मैं जरूर बताऊंगा। डॉक्टर राजा रमन्ना का जन्म 28 जनवरी 1925 को टिप्टू नामक स्थान में, जो मैसूर रियासत का एक हिस्सा था और आजकल तुमकुर जिला के रूप से जाना जाता है, वहां हुआ था। उनके पिता मैसूर राज्य की न्यायिक सेवा में कार्यरत थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा डलवाय स्कूल तथा गुड शेफर्ड कॉन्वेंट मैसूर से उन्होंने प्राप्त की। इसके बाद बिशप कॉटन बॉयज स्कूल बेंगलोर में उन्होंने अध्ययन किया। फिजिक्स में ग्रेजुएशन उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी से उस समय संबद्ध था, और इसके साथ ही साथ संगीत में बीए की उपाधि उन्होंने प्राप्त की 1945 में। फिर उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से एमएससी और सन 1949 में किंग्स कॉलेज लंदन से न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी प्राप्त की। यह छात्रवृत्ति टाटा समूह द्वारा डॉक्टर होमी भाभा की अनुशंसा पर उन्हें मिली थी। डॉक्टर रमन्ना को पियानो में असाधारण दक्षता थी और इस योग्यता से भी होमी भाभा अत्यंत प्रभावित थे। पीएचडी के साथ उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से लाइसेंसिएट ऑफ रॉयल स्कूल ऑफ म्यूजिक की उपाधि भी प्राप्त की। 1949 में डॉक्टर राजा रमन्ना टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में डॉक्टर भाभा के आमंत्रण पर आए। डॉक्टर भाभा ने उन्हें 2 कमरे अलॉट किए, एक प्रयोगशाला है के लिए और दूसरा पियानो अभ्यास के लिए। उन्होंने भाभा के साथ परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर तांबे में बन रहे एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, जो बाद में बीआरसी के नाम से जाना गया, उसमें कार्य किया। सन 1957 में भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा संचालित हुआ, जिसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने न्यूक्लियर फिशन में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक शोध आरंभ किए। उनके नेतृत्व में स्थापित समूह आज भी सक्रिय है और नाभिकीय विखंडन की विशिष्टताओं पर उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। ये बात बतला दें हम आपको कि उस फंड्स की बहुत कमी होती थी और ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जाकर के बंबई के चोर बाजार से खरीद कर ले आते थे, जहां पर पुराने गाड़ियों और हवाई जहाजों के टुकड़े प्राप्त थे। आपको हम ये बतलाते हैं कि यूरेनियम 235 एक समस्थानिक है या आइसोटोप है और एकमात्र प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आइसोटोप है जो थर्मल न्यूट्रॉन से के द्वारा इसका विखंडन होता है, 2 टुकड़ों में बंट जाता है और इस विखंडन में 2 से 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। अब मान लीजिए इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकले पहले विखंडन से और 2 न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम 235 द्वारा एब्जॉर्ब किए गए और उसके से फिर विखंडन हुए और फिर न्यूट्रॉन निकले जो फिर एब्जॉर्ब हुए, तो एक चेन रिएक्शन बनती है और बहुत तेजी से रिएक्शन फैलती है। इसको चेन रिएक्शन कहते हैं। अगर अनकंट्रोल रूप से बढ़ी तो एक विस्फोट हो सकता है जो एटम बम में होता है। बस खास बात यह है कि फिशन करने के लिए थर्मल न्यूट्रॉन चाहिए होता है और जबकि जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, उनको थर्मलाइज करना, उनकी एनर्जी को कम करना पड़ता है और हम आगे बात करेंगे कैसे होता है। ये फोटोग्राफ है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा अप्सरा रिएक्टर के डिजाइन पर चर्चा कर रहे हैं और जहां तक मेरा अंदाज है ये सज्जन शायद रमन्ना जी हैं। 4 अगस्त 1956 को अप्सरा रिएक्टर का उद्घाटन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया जो है अभी भी लोग उसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। उसमें होता क्या है, यह कि न्यूट्रॉन आता है, यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस से टकराता है, ये न्यूक्लियस थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, डिफॉर्म होता है और फिर इसके 2 हिस्से बनना शुरू होते हैं।
ये यहाँ पर एक बीच में नेक बनता है, इसको नेक कहा जाता है, और उसके फिर दो टुकड़े हो जाते हैं कुछ देर के बाद, जिससे न्यूट्रॉन वगैरह निकलते हैं। खास बात यह है कि ये दो टुकड़े जो हैं, जितनी बार विखंडन होगा उनका मान उनकी मात्रा अलग होगी। कभी ये बड़ा होगा, कभी ये छोटा होगा, कभी ये छोटा होगा, कभी वो बड़ा होगा, कभी इसमें बहुत ज्यादा सारे न्यूट्रॉन होंगे, कम प्रोटॉन होंगे, वगैरह वगैरह, तरह तरह से इनसे परिवर्तन होते हैं। तो इनका जो द्रव्यमान वितरण है वो अलग अलग होता है हर फिशन में। डॉक्टर रमन्ना ने एक थ्योरी दी कि विखंडन के दौरान नेक रीजन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रैंडम वॉक करते हैं। यहाँ जो नेक है, इसमें इधर से उधर, उधर से उधर उनका आदान प्रदान होता है, रैंडम वॉक कहा जाता है उसको। किसी भी किसी सिस्टम के अनुसार नहीं, ऐसे ही करते हैं, और उसके चलते फ्रेगमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अलग अलग होता है। इस सिद्धांत की पुष्टि करीब 20 वर्ष बाद हुई है। ये उनका ग्रुप है जिसमें काम करने वाले काफी लोग हैं। इसमें खास बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जमीन पर बैठे हुए बाएं से जो दूसरे व्यक्ति हैं, डॉक्टर रजत कुमार मोहंती, वर्तमान में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हैं। यहाँ डॉक्टर राममूर्ति हैं और ये डॉक्टर कपूर हैं। इनके लेख, ये तो हमारे को एडिटर हैं, और डॉक्टर कपूर का लेख इसमें है। यह है साइरस रिएक्टर का निर्माण। मुझे मुझे साइरस रिएक्टर की बनी बनाई छवि के बजाय ये छवि मुझे बहुत पसंद आती है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं भारत का सबसे कमजोर तबका। देखिए, मालनरिस्ट औरतें हैं, बिल्कुल दुबली पतली, सींग जैसी टांगे, और वो लोग काम क्या कर रही हैं, उस समय का सबसे उन्नत रिएक्टर बनाने का, उसके बनाने में काम कर रही है। इसलिए मुझे ये भारत के पूरे विस्तार की एक बहुत बड़ी मिसाल है, मुझे बहुत पसंद है। 1960 में चलना शुरू हुआ, 2020 में इसको बंद किया गया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें एक कंडीशन ये हुई थी कि साइरस रिएक्टर बंद किया जाए। तो इसमें साइरस रिएक्टर को बंद किया गया, और आजकल डीकमीशनिंग प्रक्रिया जारी है। अभी कुछ समय पहले मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर गया था, तो हम लोग उसके अंदर गए थे, और रिएक्टर में से फ्यूल जो है, ईंधन निकाला जा चुका है, और धीरे धीरे सब चीजें काट काट करके रेडियो धर्मता के अनुसार उनको अलग अलग उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आपको मालूम है कि डॉक्टर भाभा की डेथ जनवरी 1966 में हो गई थी। और उसके बाद एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, ट्राम्बे का नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किया गया। ये है सारा रिएक्टर बना तैयार, और ये है ध्रुवा रिएक्टर। उसका पहले नाम R5 था, बाद में इसका नाम ध्रुवा दिया गया, शायद ज्ञानी जैल सिंह ने दिया था, मुझे ठीक से याद नहीं। इस रिएक्टर का निर्माण डॉक्टर रमन्ना के नेतृत्व में डॉक्टर अनिल काकोदकर द्वारा किया गया था। यूरेनियम में एक आइसोटोप होता है, यूरेनियम 235, और दूसरा होता है यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 जो है, खुद इसका फिशन नहीं होता है, टुकड़ों में नहीं बढ़ता है, लेकिन न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद 2-3 परिवर्तनों के बाद प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है, जो फिशन के लिए जिसका फिशन हो सकता है। 1974 के जो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए जो भी प्लूटोनियम था, वो भारत में जादूगढ़ा से और अन्य स्थानों से प्राप्त यूरेनियम पर आधारित साइरस रिएक्टर में निर्मित किया गया था, क्योंकि हम बाहर से आए हुए यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यह है स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण स्थल का क्रेटर, 18 मई 1974 में। सन 1969 में डॉक्टर रमन्ना ने डॉक्टर चिदम्बरम को बुलाया, जो कि उन दिनों
क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे, प्रोटीन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे। उनसे कहा कि आपको अब शाक वेव्स पे काम करना है। डॉक्टर चिदम्बरम एवं डॉक्टर अनिल काकोदकर ने 1974 तथा 1998 के परीक्षणों में जो भी डिवाइसेस बनी थी उनका पूरा का पूरा निर्माण इन्हीं दो व्यक्तियों द्वारा किया गया, इन्हीं का नेतृत्व था। इस सिलसिले में एक चीज और कहूंगा, यह है उसी समय की एक छवि जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उस क्षेत्र का परीक्षण करने गई। ये केसी पंत साहब हैं, डॉक्टर होमी सेतना है, ये उस समय के साथ सेक्रेटरी थे कोई। इसमें एक बहुत खास बात है कि भारत ने 1974 में क्यों एक्सप्लोजन किया। वो ये है कि भारत ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए गए, क्योंकि ये जो ट्रीटी है जनवरी 1967 को मनमाने रूप से आधार वर्ष घोषित करती है। इसके अनुसार केवल अमेरिका, यूएसएसआर या रसिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एवं चाइना को न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का दर्जा प्राप्त है। अन्य देशों को इस तिथि के बाद न्यूक्लियर वेपन प्राप्त करने या विकसित करने से प्रतिबंधित किया गया। भारत ने इस नीति को सर्वथा असमान, अन्यायपूर्ण एवं वैज्ञानिक रूप से वंचित मानता रहा है, और इसीलिए अपनी बात रखने के लिए उन्होंने 1974 में एक्सप्लोजन किया गया। ये है डॉक्टर राजा गोपाल चिदम्बरम। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम इन जनवरी 2025, और डॉक्टर अनिल काकोदकर जो अभी भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, लेट अस गो बैक। नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 230, मैं डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत खास ऐतिहासिक घटना का जिक्र करना है जिसके बारे में लोगों को शायद नहीं मालूम है। और ये इस किताब के दौरान उन्हें डॉक्टर रमन्ना के एक बड़े अच्छे सहयोगी ने लिखा है। नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 का अनुपात केवल 0.7% होता है, बाकी का सब यूरेनियम 238 होता है। तो चेन और थर्मल न्यूट्रॉन के फिशन से नहीं होता है यूरेनियम 238 का। चेन रिएक्शन बनाने के लिए या तो आप यूरेनियम को इनरिच करिए 3% से 20% तक, और मॉडरेटर के रूप में जो न्यूट्रॉन की एनर्जी को कम कर सके, और नॉर्मल वाटर H2O का उपयोग किया जाए। लेकिन H2O के साथ दिक्कत होती है, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे न्यूट्रॉन गायब हो जाए। न्यूट्रॉन नहीं होंगे चेन रिएक्शन कैसे बढ़े। या दूसरा आप कर सकते हैं कि हैवी वाटर D2O का एब्जॉर्ब करें। D2O न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है लेकिन उतनी तेजी से उसको स्लो नहीं करता है। तो इसके लिए फिर नेचुरल यूरेनियम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप D2O का प्रयोग या हैवी वाटर का प्रयोग करें मॉडरेटर के रूप में, तो आप चेन रिएक्शन चला सकते हैं। और यूरेनियम प्लूटोनियम 239 या यूरेनियम 238, 33, जो थोरियम प्लूटोनियम 239 जैसा मैंने पहले बताया यूरेनियम 238 से बनता है, और यूरेनियम 239 अभी अब बतलाऊंगा मैं आपको, तो थोरियम 232 से बनता है, जिसका भारत के पास बहुत बड़ा भंडार है, विश्व का सेकंड बेस्ट लार्जेस्ट है। और अगर हम तो जो थोरियम 232 का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं यूरेनियम 233 बना करके, तो हमारे पास हजारों वर्ष के लिए ऊर्जा के साधन रहेंगे। यूरेनियम 233 इस तरह से बनती है कि थोरियम जो है उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, थोरियम 233 बनता है जो डिके करके प्रोटैक्टिनियम बनता है, जो फिर डिके करके यूरेनियम 233 बनता है। यूरेनियम रिएक्टर्स में उत्पादित प्लूटोनियम 239 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में उपयोग किया जाता है। इसको थोरियम 232 के साथ मिला देते हैं, जिससे जो न्यूट्रॉन जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वो थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में उपलब्ध बदल दें। तो इससे यूरेनियम 233 भी बन रहा है, ऊर्जा भी मिल रही है। इसलिए इनको
अब थोड़े से प्लूटोनियम से शुरू किया था, बहुत सारा यूरेनियम 233 आपको मिलेगा, इसीलिए इनको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। और यही जो सुविधा है, यही जो कार्यक्रम है, भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का मूल आधार। अब हम आते हैं उस एक रहस्य की बात पर। डॉक्टर भाभा तत्कालीन परिस्थितियों में इनरिच्ड यूरेनियम रिएक्टर मॉडल की ओर अधिक झुकाव रखते थे, क्योंकि भारत में भारी पानी या D2O का बड़े पैमाने पर उस समय उत्पादन संभव नहीं था। मैं 1959-56 की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर रमन्ना ने कहा कि देखिए साहब, लाइट वाटर रिएक्टर बनाने पर का मॉडल अगर हम अपनाते हैं तो भारत को हमेशा हमेशा के लिए इनरिच यूरेनियम के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ेगा। उनका यह भी अंदाज था कि D2O का उत्पादन तकनीकी रूप से बड़ी आसानी से हो सकता है और हम उसे स्वदेश भारतवर्ष में बना सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में बना सकते हैं। आखिर में उन्होंने डॉक्टर भाभा को परसुएड किया और उन्हें सब उनको मनाया कि हैवी वाटर रिएक्टर पहले बनाए जाए। इस तरह से हैवी वाटर रिएक्टर अडॉप्ट किए गए। अभी भी भारत बहुत सारे रिएक्टर्स बना रहा है, हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, जिसमें यूरेनियम को एनरिच नहीं करना पड़ता है। आज करीब 40-50 वर्ष हो गए उस बात को। अब जाकर के भारत यूरेनियम एनरिचमेंट की क्षमता रखता है, प्लूटोनियम 239 बनाता है, यूरेनियम 233 बनाता है। लेकिन आरंभ में ये सब नहीं कर सकता था, और इस तरह से डॉक्टर रमन्ना ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप लिया, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। डॉक्टर रमन्ना का एक बहुत बड़ा योगदान है। भारतवर्ष में यूं ही नहीं इतने सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन गए जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। 1957 में ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई। इसमें प्रति वर्ष लगभग 200 से अधिक इंजीनियरिंग तथा साइंस के ग्रेजुएट्स का चयन किया जाता है सारे देश से। उन्हें 1 वर्ष का अत्यंत कठोर एवं व्यापक प्रशिक्षण देकर देश के नाभिकीय कार्यक्रमों में उनको नियुक्त कर दिया जाता है। मैं भी यहीं से हूँ, 1970 में ज्वाइन किया था। ये विद्यालय आज भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी मानव संसाधन शक्ति का प्रमुख आधार है। डॉक्टर राजा रमन्ना ने इसकी स्थापना और इसके चलाने का काम शुरू से लेकर 57 से लेकर के जब तक BRC से जुड़े रहे तब तक उन्होंने किया। अभी कुछ दिनों पहले चर्चा हो रही थी कि आखिर हमारा ट्रेनिंग स्कूल इतना सफल क्यों है, बाकी जगहों के ट्रेनिंग स्कूल इतना सफल क्यों नहीं है। और तब पता चला काफी बातों के बाद कि इस विद्यालय की, इस ट्रेनिंग स्कूल की सफलता का कारण है कि सारे के सारे टीचर्स, सारे के सारे अध्यापक वहां जो हैं उसी विषय पर लेक्चर देते हैं जिसमें वो सक्रिय रूप से वैज्ञानिक है या इंजीनियर, और इसलिए उन्हें सारी समस्याओं का पूरा अनुमान है, पूरा अंदाजा है, और वो लोगों को समझाने में सफल होते हैं। और जिसके चलते ट्रेनिंग स्कूल से निकले बच्चे बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट या इंजीनियर बनते जा रहे हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और न्यूक्लियर इंजीनियर बन रहे हैं। ट्रेनिंग स्कूल आज ऐसे लगता है, लेकिन शुरू में तो बहुत बिखरा हुआ था पूरे बम्बई में। जहाँ कहीं भी जगह मिली वहां पर उन्होंने डॉक्टर भाभा और डॉक्टर रमन्ना ने जहाँ कहीं भी जगह मिली, कहीं दादर, कहीं बांद्रा, कहीं कलिना, कहीं कलिना, तो बहुत सारी जगहों पर बिल्डिंग किराए में लेकर के कुछ क्लास यहाँ चल रहे हैं, कुछ क्लास वहां चल रहे हैं, चलते हैं। अब एक बिल्डिंग तैयार है और यहीं पर एक होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट है जो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर राजा रमन्ना ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को बहुत मदद की है, जिस बात को लोग नहीं जानते हैं। जब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई तब आरंभिक दिनों में उन्होंने MG के मेनन, जो उसके पहले सेक्रेटरी थे,
जो उन्हीं के रिकमेंडेशंस बने थे, उसके प्रारंभिक दिशा निर्देशों में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतवर्ष में पहले भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, और आजादी के बाद भी कई सारे इंस्टीट्यूट बने, जो फंड की कमी या तरह तरह की समस्याओं के चलते करीब करीब बंद हो रहे। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बंद होने के कगार पे था। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, जो पहले मैथ साइंस के रूप में जाना जाता था मद्रास में, वो बंद होने के कगार पे था। एक इलाहाबाद में उससे जुड़ा इंस्टीट्यूट था, मेहता रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो जो एक मेहता साहब ने अपनी माँ के नाम पे बनाया था, वो करीब बंद हो रहा था। और इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर चल तो पड़ा था उड़ीसा गवर्नमेंट की सहायता से, लेकिन बाद में फंड्स की कमी और बहुत तरह की समस्याओं से जूझ रहा था। तो उन्होंने सब इन सारे इंस्टीट्यूट्स को, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, इन सबको पर्याप्त फंडिंग दी, मार्गदर्शन किया उनका, और उनको एक परमानेंट संरचना प्रदान की। जब उन्हें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में चेयरमैन बने कुछ समय के लिए, तो उन्होंने विकासशील देशों में न्यूक्लियर एनर्जी प्रारंभ, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा है बहुत कुछ करता है, उस सब सारे कार्यक्रमों को उन्होंने विकासशील देशों में आरंभ किया। उन्होंने, इस चीज को बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने भारत में न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोग्राम का विस्तार प्रारंभ किया, और जब आज काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब आते हैं कलकत्ता में एक्सीलरेटर प्रोग्राम ऑफ इंडिया के ऊपर। 1962 में बंबई में एक वान डे ग्राफ एक्सीलरेटर खरीदा गया। ये है डॉक्टर रमन्ना, ये है डॉक्टर भाभा, और ये सज्जन बाद में जाकर के हमारे परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन या वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन के डायरेक्टर बने, डॉक्टर एस द्विवेदी। 1900, ऐसा माना जाता है कि 1966 में जिनेवा जाते समय, तो उससे पहले जो मीटिंग हुई थी, उसी मीटिंग में डॉक्टर भाभा ने वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन बनाने की का निर्णय लिया था। खैर 1971 की एक है, अब सॉल्ट लेक उन दिनों ऐसा था, और हम लोग ऐसे ही क्रिस्टोफर कैनाल को एक नौका के सहारे पार करके अपने ऑफिस पहुंचते थे। उन दिनों डॉक्टर रमन हर हफ्ते कलकत्ता आते थे, और हर कदम पे जो भी दिक्कतें होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, साइंटिफिक, या लोगों से, राजनीतिज्ञों से बात करना, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करना, सारी दिक्कतें सुनते थे, उसका सॉल्यूशन निकालते थे। ये, इसको हम लोग हार्ट ऑफ द साइक्लोट्रॉन कहते हैं। उस रेजोनेटर वो जब लगाया जा रहा था तब की पिक्चर है ये। ये साइक्लोट्रॉन 16 जून 1977 को कमीशन किया गया। आई होप कि आप ये पढ़ सकते हैं, डॉक्टर ज्योतिया का लेखन है। साइक्लोट्रॉन हैज वर्कड, 8 MeV alphas have been obtained, no testing tonight, general shift on 17/6। ये क्या तमाशा है। तो आपको शायद याद हो कि उन दिनों 77 के आसपास कलकत्ता में बिजली की समस्या बहुत ही भयंकर थी, लोड शेडिंग समस्या बहुत भयंकर थी। और तब हम लोगों ने देखा था कि रात में बिजली की सप्लाई थोड़ी सी ज्यादा नॉर्मल रहती है। इसलिए ये दुनिया का पहला साइक्लोट्रॉन है जहां सैकड़ों लोग खाली रात को, शाम को जाते थे काम करने, रात भर काम करते थे, और सवेरे घर जाते थे। और इस तरह से रात में ही स्टार्ट हुआ है, और अगले दिन जनरल शिफ्ट होगी, सब लोग मॉर्निंग में आएंगे। साइक्लोट्रॉन आज अगर आप जाए तो आपको इस रूप में दिखाया जाएगा,
बहुत सारे उपकरणों से भरा है, 3-4 बीम लाइन है वगैरह वगैरह। जब बन गया था साइक्लोट्रॉन तब डॉक्टर रमन्ना आए थे, उन्होंने एक मीटिंग की थी जिसमें हम लोगों से पूछा कि भैया आप साइक्लोट्रॉन तो बन गया, तुम लोग करोगे क्या। और हम सब लोगों को नए नए एक्सपेरिमेंट्स बताने पड़े थे। ये दिनेश श्रीवास्तव हैं, ये हम लोगों के बहुत अच्छे, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर योगेंद्र पाठक वियोगी, ये हैं डॉक्टर दिवतिया। आगे चल करके वेरिएबल साइक्लोट्रॉन ने सुपर कंडक्टिंग साइक्लोट्रॉन का निर्माण किया। मेडिकल आइसोटोप प्रोडक्शन है, वहाँ चकगरिया में मेडिकल साइक्लोट्रॉन की स्थापना की। रेडियो एक्टिव आयन बीम प्रोजेक्ट का आरंभ किया। सर्न जेनेवा तथा फेयर जर्मनी के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग किया। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर रिएक्शंस पे वैश्विक स्तर का अनुसंधान किया। क्वार्क प्लाज्मा में के शोध में योगदान किया, जिसमें हमारा भी थोड़ा बहुत काम है। और एक बहुत खास चीज साइक्लोट्रॉन ने किया है, नाभिकीय रिएक्टर। और क्योंकि हम अपने लोगों के बीच में हम बतलाते हैं नाभिकीय रिएक्टर, इसके अतिरिक्त जो सबमरीन में रिएक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें भी प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातुओं की अग्रिम जांच की जाती है। हम साइक्लोट्रॉन के सहायता से ये बतला सकते हैं कि ये धातु 20 साल के बाद, 20 साल तक अगर रिएक्टर में रही तो इसकी क्या हाल होगी, इसका क्या हाल होगा। और बीआरसी के सहयोग से राजारहाट में हम लोगों ने एक रेडिएशन मेडिसिन रिसर्च सेंटर की स्थापना भी की है, जो पूरी तरह से चल रहा है। फिर आइसोलेटर पर ही ये तय हुआ कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में तय किया, बनाया गया। 77 में निर्णय लिया गया। इंदौर के पास महाराजा इंदौर के होलकर साहब की जमीन थी, उन्होंने दी। और वहां पर एक सुख निवास पैलेस भी है, उनका हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था। अभी वहां तेंदुए आ जाते हैं। डॉक्टर रमन्ना देखने गए हैं और 84 तक चल पड़ा था। डॉक्टर रमन्ना की के देहांत के पश्चात इसका नाम राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी किया गया है। और इसने दो चीजों पर ध्यान दिया, लेजर्स पर और एसिलेटर टेक्नोलॉजी पर। इसकी मुख्य उपलब्धियां हैं, दो सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन सोर्स, एक 450 एमवी का और एक 2 जीबी का। एक चीज मैं लिखना भूल गया, बाद में मुझे ध्यान आया, मेरे पास समय नहीं था, कि जब 450 एमवी का सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन सोर्स बनाया जा रहा था तो उन्होंने एक के बजाय 2 बनाए थे। पहली बार बन रहा था हिंदुस्तान, एक के बजाय 2 बनाए। लेकिन इस्तेमाल तो एक ही था, होना था। दूसरे को उन्होंने मंगलौर यूनिवर्सिटी को दान दिया। मंगलौर यूनिवर्सिटी ने उस 450 एमवी के सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन सोर्स के चारों तरफ एक राष्ट्रीय सुविधा की स्थापना की है। अभी वो 6 जीबी का हाई ब्रिलियंस सिंक्रोट्रॉन सोर्स बना रहे हैं। लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जहां से हिग्स बोसॉन या गॉड्स पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी, उसके बनाने में आर कैट ने भागीदारी की। और इस समय प्रोटॉन एसिलेटर बना रहे हैं, जिससे एसिलेटर ड्रिवन सब क्रिटिकल सिस्टम्स और स्पेलेशन न्यूट्रॉन सोर्स बनाया जा सके। कुछ समय पहले आप सबने ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। उसका एक और डिटेक्टर इंडिया लाइगो से कहा जाता है, वो महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। वो लोग बना रहे हैं मेडिकल रेडिएशन के लिए, इलेक्ट्रॉन आइसोलेटर्स बना रहे हैं। इंडस्ट्रियल और मेडिकल में इस्तेमाल के लिए एडवांस लेजर टेक्नोलॉजी किया है उन्होंने। और भारत के प्रथम फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर का विकास भी किया है। डॉक्टर रमन्ना ने 78 से 82 के दौरान रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार तथा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख के रूप में काम किया। और ये काम उनका बहुत बिल्कुल अलग तरह का काम था। इस अवधि में डिफेंस वेपन सिस्टम डेवलपमेंट के सारे कार्यक्रमों को उन्होंने
उन्होंने एकजुट किया और महत्वपूर्ण सुधार किए। कुछ हम बतलाते हैं जो बतलाए जा सकते हैं। मेन बैटल टैंक का डेवलपमेंट इंजन की वजह से रुका हुआ था और टारगेटिंग सिस्टम की वजह से रुका था। ये दोनों उन्होंने करवाए लोगों को पकड़ के। गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तथा डीआरडीओ के विशेषज्ञों एक जगह बुलाया, एक टेक्निकल ग्रुप की स्थापना की और सबसे उनकी जरूरतें पूछी और ये प्रोग्राम आरंभ किया गया। लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट आजकल आप बहुत सुनते हैं, और न्यूक्लियर सबमरीन, ये इनको तेजी से उनके कार्यक्रम में, उनके कार्यकाल में बढ़ावा मिला। डॉक्टर एपीजे कलाम, अब्दुल कलाम, जो तब तक इसरो में काम करते थे, उनको उन्होंने डीआरडीओ में शामिल किया, जिसके परिणाम स्वरूप इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आरंभ हुआ, और जिसका जिसका बारे में आप सब जानते हैं, पृथ्वी, आकाश, आईसीबीएम वगैरह वगैरह। तो उसके पहले अपने डीआरडीओ के नाम पर लोग हमेशा गालियां निकालते थे, उसकी हमेशा निंदा होती रहती थी। कोई ये नहीं जानने की कोशिश करता था कि डीआरडीओ में अच्छा काम क्यों नहीं हो रहा है। डीआरडीओ में जितनी भर्तियां तब तक होती थी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती थी। डीआरडीओ में प्रमोशन के लिए जब तक जगह आपको एक पोस्ट खाली होती थी तभी प्रमोशन किया जाता था। उन्होंने एक फ्लेक्सिबल कम्प्लीमेंटिंग स्कीम शुरू किया। पहली बात तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से को निकाल दिया, जहां साइंटिस्ट लोग मिल करके वहां के लोगों को सिलेक्ट करना शुरू किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने वैज्ञानिकों के मूल्यांकन और पदोन्नत के लिए उनकी उन्होंने क्या किया है, उनकी इफिशियंसी क्या है, उसके ऊपर एक आधारित प्रणाली इंट्रोड्यूस की है, जो कि वैकेंसी की सीमा से स्वतंत्र है। आप भारत सरकार के किसी भी विभाग में जाइए, आप देखेंगे कि लोग वर्षों से एक ही पद पर रह जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाला पद खाली नहीं होता है और इसके चलते उनका प्रमोशन नहीं हो पाता है, उनकी तनख्वाह रुक जाती है वगैरह वगैरह। इस सब से उन्होंने इसको स्वतंत्र कर दिया। इससे एक बिल्कुल नया उत्कृष्ट कार्य करने के वातावरण को मिला, बढ़ावा मिला। अब पूरे डीआरडीओ में एक इंथुजियाज्म फैला, और जिसका फल आज आप देख रहे हैं। उनको पुरानी बिल्डिंगों से बहुत प्रेम था। बंगलौर में एक मेटकाफ हाउस हुआ करता था, जो टूट फूट रहा था, उसको उन्होंने पूरी तरह से पुनरुद्धार किया। ये उस समय के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, वेंकट रमन साहब, और ये उस आर्टिकल के लेखक है जिसके आधार पर के जी जयरामन, इसके आधार पर मैंने आपको चीजें बतलाई। तो लोगों को याद होगा कि 1990 में इंडियन एयरलाइंस का एयरबस 320 विमान बंगलौर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसमें 92 लोगों की मृत्यु हुई। ये एक भयंकर एयरलाइंस के लिए संकट था। भारत सरकार ने, जिसको हम लोग अंग्रेजी में नी जर्क रिएक्शन कहते हैं, एकदम से फट से 14 एयरबस 320 विमानों को तुरंत ग्राउंड करने का आदेश दिया, और ये भी कह दिया कि 4 विमान जो आने वाले थे उनको भेज दिया जाए। इस सबसे एयरलाइन को भारी आर्थिक हानि की आशंका थी। डॉक्टर रमन्ना को इसके विषय में उनकी राय मानी गई। तो उन्होंने देखा कि एयरबस 320 विश्व का पहला कमर्शियल एयरक्राफ्ट था जिसे पूरी तरह से कंप्यूटर कंट्रोल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम प्रयुक्त हुआ था, जिसके प्रदर्शन एवं पायलट अनुकूलन पर गंभीर गंभीर प्रॉब्लम समस्या की जा रही थी। लोग कह रहे थे अरे चलेगा नहीं।
जांच के दौरान डॉक्टर रमन्ना ने पाया कि मुख्य समस्या पायलट व्हीकल इंटरफेस से संबंधित थी, न कि विमान की मूल तकनीकी क्षमता से। और उन्होंने भारत में लागू एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन प्रोसेस, एयरवर्दीनेस स्टैंडर्ड्स तथा क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म पर महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता बतलाई। और एयरलाइन इंडियन एयरलाइंस फिर से चलने लगी और एयरबस चल रहे हैं। इसका जिक्र किया गया था शुरू में ही कि डॉक्टर राजा रमन्ना की प्राथमिक रुचियों में पाश्चात्य एवं दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत दोनों सम्मिलित थे। वे एक दक्ष पियानो वादक थे और निजी समारोहों, संस्थागत कार्यक्रमों तथा अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में पियानो रिसाइटल प्रस्तुत करते थे। उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक इन रागा एंड वेस्टर्न सिस्टम पर एक विद्वतापूर्ण ग्रंथ लिखा और उसके संशोधित संस्करण की तैयारी में वो थे। उसी में एक जगह उन्होंने कहा है कि एकांत में पियानो बजाना मानसिक आनंद, शांति और आत्मसंतोष प्रदान करता है। ये उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। जनवरी 11, 2003 में बंगलौर इंटरनेशनल क्लब, मोस्ट प्रॉब्ली वहां पर एक कार्यक्रम किया था। और ये यंग बॉय एट दैट टाइम वाज जस्ट 18 और 19, वो इनके साथ रोज वायलिन बजाता था और वो पियानो बजाता था, रोज इनके साथ प्रैक्टिस करता था। इस बच्चे ने तो प्रोफेसर हो गया, प्रोफेसर प्रोफेसर भट्ट। उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है इस किताब में। कलकत्ता में उनका आखिरी आगमन 2004 में हुआ था, जब मेघनाथ साहब ऑडिटोरियम का उद्घाटन हुआ था। उस पर उन्होंने पियानो वादन किया था और उसी में पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर वादन किया था। और उन्होंने एक छोटी सी एक बंदिश उन दोनों ने मिलकर के जुगलबंदी में सुनाई थी। ये विकास सिन्हा और पंडित शिव कुमार साहब, वो बंदिश हम लोगों को कभी नहीं भूलेगी। एक और चीज जिससे आजकल पता नहीं क्या है कि लोगों को भारतीय दर्शन और शास्त्रीय संगीत का मखौल उड़ाने की बड़ी अकुलाहट रहती है। डॉक्टर राजा रमन्ना का भारतीय दर्शन एवं शास्त्रीय साहित्य का गहरा ज्ञान था और उन्होंने अपने एक मित्र, जो भी भावापूर्ण अनुसंधान केंद्र से ही थे, उनके कहने पर संस्कृत के जितने ग्रंथ थे उनको मूल रूप में पढ़ा, संस्कृत में पढ़ा, अनुवाद में नहीं। और संगीत, मनोविज्ञान और चेतना के आपसी संबंधों पर उन्होंने शोध किया। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जिसकी हम चर्चा हम बाद में करेंगे, हमारे यहाँ एक इस विषय पर संगीत, मनोविज्ञान और चेतना के आपसी संबंधों पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। अपनी आत्मकथा ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज में उन्होंने संगीत को योग का अंग बताया, जो मन को उच्च चेतन अवस्था तक ले जाने में सक्षम है। उन्होंने एंशिएंट इंडियन लॉजिक, वेदांत तथा क्वांटम एपिस्टेमोलॉजी पर शोध पत्र प्रकाशित किए। उनका एक आर्टिकल है, आप इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, मोक्ष पर। मोक्ष की चर्चा की उन्होंने और वो बहुत खूबसूरत आर्टिकल है। उन्होंने बहुत बढ़िया किताब लिखी थी, संस्कृत एंड साइंस। उसमें एक मजेदार चीज बतलाते हैं। कहते हैं कि संस्कृत जो है एक बहुत लॉजिकल भाषा है। तो संस्कृत पढ़ने से आपका लॉजिक अपने आप विकसित होता है। और इसके चलते पहले के संस्कृत के विद्वान जो होते थे, अक्सर मैथमेटिक्स के भी विद्वान होते थे, व्याकरण के विद्वान होते थे, तर्क के विद्वान होते थे। और उन्होंने एक कुलशेखर की एक मुकुंद माला, करीब 1000 साल पुरानी, उसका उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, गीतात्मक। और शिवानंद लहरी का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया, एक
और उन्हें अपने मित्र सीवी सुंदरम के साथ करके ये उनकी बेटी के संस्मरण से लिखा जाता है कि 22 जून 1982 में एयर इंडिया की उड़ान 403 सिंगापुर से मुंबई आते हुए भारी वर्षा, कम विजिबिलिटी और खराब मौसम के कारण सांता क्रूज हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पायलट को बोला गया था कि मुंबई न जाए, वो सिंगापुर से चेन्नई चला जाए, या तो उसे ये सब मौसम की वजह से उसे मिला नहीं या कोई वजह हो, किसी वजह से वो मुंबई गया। एक क्रैश लैंडिंग हुई जिससे विज्ञान का फर्स्ट क्लास सेक्शन मुख्य विमान से अलग हो गया। वर्षा और कीचड़ के कारण बाद विमान में आग नहीं लगी, जिससे अनेक जीवन सुरक्षित रहे। विमान के अंदर पूरी तरह से अंधकार था, बिजली नहीं थी। वर्षा की तीव्र ध्वनि के बीच कुछ यात्री सहायता की प्रतीक्षा करते रहे। डॉक्टर रमन्ना और एक सैन्य अधिकारी ने मिलकर के आपातकालीन निकास द्वार खोज कर निकाला और लोग कीचड़ से उतरे, कीचड़ से भरे क्षेत्र में उतरे और दूर दिख रही रोशनियों की और लंबी दूरी तक पैदल चले और अंततः सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। डॉक्टर राजा रमन्ना तब तक रिटायर हो चुके थे। 1988 में जेआरडी टाटा द्वारा बंगलौर में एक नए बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी अनुसंधान एवं शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए उन्हें आमंत्रित किया। इसका मुख्य उद्देश्य था मिड कैरियर प्रोफेशनल्स के लिए उन्नत शिक्षण कार्यक्रम जो अभी भी चल रहा है। अंतर विषयी या इंटरडिसिप्लिनरी अनुसंधान, यही इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां पर हम आजकल हैं। यह इंस्टीट्यूट सामने से जो भी आता है, छोटा सा इंस्टीट्यूट 5 एकड़ में बना, और जो भी आता है मुग्ध हो जाता है इसके लेआउट को देख करके, डिजाइन को देख करके। एक और चीज हम आपको बताएं, एक छोटा सा चिन्ह आप देख रहे हैं, न्यास का चिन्ह है। ये न्यास का चिन्ह जो है वो शेन मतलब बाज के रूप की एक वेदी बनाई जाती थी। ये यज्ञ वेदी होती थी जहां पर यज्ञ इसलिए किया जाता है कि आपको ऊर्जा और बुद्धि प्राप्त हो। लेकिन इस सिंबल में खास बात यह है कि पूरी तरह से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने के लिए। बहुत सोच करके इसको लिखा गया। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी है जो किताब में नहीं है, लेकिन उदाहरण उसका रेफरेंस दिया हुआ है। एक फोटोग्राफ है जहां पर डॉक्टर रमन्ना ने कोर्स किया था, इंटीग्रेटेड अप्रोच टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स, जहां पे उन्होंने पियानो रिसाइटल भी किया था। डॉक्टर रमन्ना का जीवन दर्शन मानव कल्याण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा वैज्ञानिक नेतृत्व पर आधारित था। वे राष्ट्र निर्माण, नीति निर्धारण और सामाजिक जटिलताओं की समझ में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। वे आशावादी थे, बहुत ही करुणाशील थे। पुस्तक में लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारी बार, कई बार घटनाओं का, छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र किया है, जिससे उनकी विनम्रता, उनकी करुणाशीलता का पता चलता है, और व्यवहारिक विचार रखते। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में एक बहुत सार्थक योगदान किया। डॉक्टर राजमन रमन्ना का बौद्धिक व्यक्तित्व विज्ञान, प्रौद्योगिकी, दर्शन, साहित्य, संगीत और नीति निर्माण जैसे सभी क्षेत्रों में विस्तृत था। उन्होंने अद्वैत बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों को आधुनिक विज्ञान, विशेषकर क्वांटम थ्योरी से समन्वित दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया। उनका योगदान विचार परंपरा, अनुसंधान संस्कृति तथा राष्ट्रीय वैज्ञानिक दृष्टि के रूप के निर्माण में अस्थायी रूप से अंकित है। डॉक्टर एमजी मेनन जो उनके सहकर्मी थे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, पहले टीएफआर के डायरेक्टर थे, बाद में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के
पहले सेक्रेटरी बने, बाद में बरसों तक ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, डिफेंस एडवाइजर वगैरह वगैरह थे जो भारत सरकार। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल लिखा है, जो क्योंकि छपा हुआ था इसलिए हम लोग उसको नहीं इंक्लूड कर पाए, कि डॉक्टर रामन्ना का जीवन सेवा भाव, बौद्धिक जिज्ञासा, नैतिक नेतृत्व और मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा। उनके अनुसार विज्ञान, समाज और मानव चेतना एक दूसरे से जुड़े आयाम है इनमें, और इनका संतुलित विकास ही सतत प्रगति का आधार है। यहाँ पर हमने वो पोजीशंस दे दी हैं जो खास खास प्रयोग जिन्होंने शोभित किया। डायरेक्टर भाभा रिसर्च सेंटर 72 से 78 तक, और फिर आगे 81 से 83 तक। प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी 77 78 तक। सेक्रेटरी फॉर डिफेंस रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 78 से 81। साइंटिफिक एडवाइजर टू मिनिस्टर ऑफ डिफेंस 78 से 81 तक। डायरेक्टर जनरल डिफेंस रिसर्च एंड डीआरडीओ 78 से 82 तक। चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन 83 से 87 तक। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी उसी पीरियड में। प्रेसिडेंट जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका जिक्र मैंने किया था 86 में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस 1990, आई थिंक, आई रिमेंबर करेक्टली, बीपी सिंह की गवर्नमेंट में। बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के सदस्य बने, और जैसा मैंने कहा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के फाउंडर डायरेक्टर रहे। उनके मेजर पुरस्कार जो है सांसद भट्टागर अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मेघना साहब मेडल, आर डी बिरला मेमोरियल अवार्ड, आशुतोष मुखर्जी गोल्ड मेडल इत्यादि। इस सबके साथ में धन्यवाद करूंगा आप सबका, लेकिन एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा जिसका मैंने जिक्र नहीं किया है। 74 में मैं बीआरसी बॉम्बे में था। जब पीएनई की सूचना हम लोगों को मिली तो पूरे बीआरसी में बहुत उत्साह था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि होने वाला है। इतना बीआरसी बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र, किसी को कुछ भी अंदाज नहीं था। तो बहुत थोड़े से लोगों ने मिलकर के पूरे अनुसंधान केंद्र की क्षमता का उपयोग करके ये एक्सपेरिमेंट किया था। जब वापस आए तो वहां पर एक बहुत भव्य ऑडिटोरियम बीआरसी के अंदर, उसको सेंट्रल कॉम्प्लेक्स ऑडिटोरियम कहते हैं हम लोग। वो उसकी बैठने की क्षमता शायद 1800 के करीब है। वो पूरी तरह से खचाखच वाला था। बाहर भी लोग बैठे थे। लोगों को टीवी लगाना पड़ा उन दिनों, बिल्कुल नया नया आया था, बाहर टीवी लगाना पड़ा। और जब डॉक्टर रमन्ना स्टेज पर आए तो जो करतल ध्वनि हुई थी, तो लोगों ने तालियां बजाई थी, मुझे आज भी गूंजती है, क्योंकि लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब तक हम लोगों की हथेलियों ने दर्द करना शुरू नहीं किया, तब तक लोग बजाते रहे। और उन्होंने डायरेक्टर से लेकर के सबसे नीचे वाले पद के लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया, जिसकी वजह से वो काम कर पाए। ये जो सबको जोड़ने और सबको एक साथ ले चलने की जो बात है, ये मैंने डॉक्टर रमन्ना से सीखी, और इसके लिए मैं उनका बहुत ऋणी रहूंगा, क्योंकि इसके चलते जब मैं खुद वेरिएबल साइक्लोट्रॉन सेंटर का डायरेक्टर बना, मुझे सबका सहयोग मिला डॉक्टर रमन्ना की इस बात का अनुसरण करके। इसके साथ मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि आप सबने ध्यान से सुना, और अपनी बात, जिस आप लोग कहते हैं ना कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। शुरू करूं?
बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर दिनेश श्रीवास्तव जी। डॉक्टर राजा रमन्ना पर एक अत्यंत रोचक, विद्वतापूर्ण और समावेशी व्याख्यान के लिए, उनके व्यक्तित्व को और उनके कृतित्व को हमारे सामने साकार कर देने के लिए अब मैं भारतीय विद्या मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर विठलदास मुंदड़ा जी से अनुरोध करूंगा उनके अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर श्रीवास्तव। थैंक यू सर। आज अद्भुत संयोग है, आपका भाषण सुन करके इतना अच्छा लगा और मैं पुरानी यादों में खो गया। कारण बताता हूं। डॉक्टर राजा रमन्ना से मेरी 3 बार मुलाकात हुई थी। पहली पहली जो भाभा एटॉमिक और साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट है ना सॉल्ट लेक में, जी हाँ। उसके निर्माण के अंदर हमारे कंपनी का योगदान था। उसका कंस्ट्रक्शन का काम हमने किया था जी हाँ। और उसके लिए मैं वहां पर जाता था। और एक आध दफे डॉक्टर रमन्ना से मुलाकात थोड़ी देर के लिए हुई, क्योंकि सॉल्ट लेक की जमीन जो है वो बहुत सिल्ट से बलुआ और दलदल भरी है। दलदल भरी है, तो उसकी समस्याएं चर्चा करने के लिए गए थे। उसके बाद फिर बहुत वर्ष तक हमारा क्या काम पड़ता। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का आदमी, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक। फिर एक दफे हमारी संस्था के एक वरिष्ठ सदस्य जयकिशन दास जी सादानी और हम गए थे उनके पास में मिलने के लिए। उस समय हम भारतीय संस्कृति पर 2 वॉल्यूम तैयार कर रहे थे और डॉक्टर प्रभाकर माचवे ने उनका नाम रिकमेंड किया था और उन्होंने अपॉइंटमेंट कराया। तो हम गए उनके पास में कि सर, भारतीय संस्कृति की बात जो जब भी बात हो तो हमारी सोसाइटी की बात के साथ में विज्ञान की बात भी होनी चाहिए, साइंस एंड सोसाइटी। तो आज भारतवर्ष में आपसे बड़ा वैज्ञानिक या आपसे बड़ा चिंतक कौन है? तो आप एक विज्ञान के ऊपर लेख दीजिए। उन्होंने कहा, भाई विज्ञान के बदले में दूसरे विषय पर लेख दे सकता हूं क्या? तो हमने कहा कि सर, ये तो आपकी कृपा है, आप जिस विषय पर लिखना चाहे, लेकिन हमको आपका लेख चाहिए। तो उन्होंने हमारी पुस्तक के लिए एक लेख दिया, राग एंड रागनीज ऑफ इंडिया। और वो वॉल्यूम आपको भेजूंगा, जरा आप देखिएगा। धन्यवाद सर। तो उस लेख के सिलसिले में 2 दफे हम गए थे। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। देखिए, बाहर वैज्ञानिक तो वो थे और उन्होंने भारतीय विज्ञान की, डीआरडीओ हो, चाहे कोई हो, डिफेंस रिसर्च हो, चाहे दूसरी रिसर्च हो, चाहे एटॉमिक रिसर्च हो, मेरा ट्रॉम्बे प्रोजेक्ट से और जो आपके यहां पर कल्पाकम के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, या इस सबसे के साथ में मेरा काम पड़ा था। लेकिन मैं छाप उनकी जगह जगह देख रहा था, ऐसा फील कर रहा था। जो रिसर्च उन्होंने की उसका प्रभाव वहां के वैज्ञानिकों से, दूसरे वैज्ञानिकों से बराबर सुनता था। और कलकत्ते में रहने के कारण भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों से जब मुलाकात होती थी तो डॉक्टर राजा रमन्ना
को अब लोग बरसों तक, उनके जाने के बाद में बरसों तक याद करते रहे, नॉट ओनली एज ए साइंटिस्ट, एक महान चिंतक, विचारक, और अंदर से मन से कलाकार। आपके भाषण के अंदर हमको उनके व्यक्तित्व के जो सब पहलू है उसका कुछ कुछ अंश हमको वापस ज्ञात हुआ, और यहां तक कि वो भारतीय दर्शन, उससे भी मतलब कि उनके जो मन के अंदर हमारी जो चेतना है और उसका विज्ञान से क्या संबंध है, इस विषय पर भी उनके कुछ विचार रहे थे, और वो बहुत कुछ हमको और भी दे सकते थे, लेकिन भगवान ने सबका समय लिमिटेड भेजा है। तो हम उनका जो अवदान है, उनके जो लेख हैं, उनका जो जीवन है, कृतित्व है, इसको और हम अध्ययन करें तो बहुत सी दिशाएं हमको मिलेंगी। जो और भारतीय जो विज्ञान को तो उन्होंने दिशा दी ही थी, जी हाँ, लेकिन आपने भी अद्भुत भाषण दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद सर। एक और अब कोई प्रश्न जो भी श्रोता सुन रहे हैं, उनमें से कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ ले। मेरा एक आध प्रश्न है। बस सर, देखिए हम कोशिश करेंगे, अगर हमें मालूम होगा तो बतला देंगे। और हम लोग तो वैज्ञानिक हैं, जो नहीं मालूम होता है तो कह देते हैं हमको नहीं मालूम। इतना तो हम तो बहुत ज्ञानी नहीं है, और तबीयत भी पूरी ठीक नहीं है, पूरा सुनाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी एक तो जो साइक्लोट्रॉन पार्टिकल एक्सेलरेटर की दिशा के अंदर मेरे सुनने में आया कि भारत ने बहुत कुछ काम किया है और अभी बहुत कुछ काम हो रहा है जी हाँ। जो कि लोगों के सामने नहीं है। हम्म, साउथ के अंदर भी एक बहुत बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाया गया है, ऐसा मेरे सुनने में आया। साउथ में कोई एक्सीलरेटर नहीं है, इंदौर में है, इंदौर में है। जिसका मैंने जिक्र किया था, और एक और बन बन रहा है। क्या दक्षिण की बंगलोर, ये कर्नाटक में या मद्रास के अंदर भी कोई बनाया जा रहा है क्या? नहीं, अभी विशाखापट्टनम में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक नया केंद्र खुल रहा है, वहां पर लगाया जाए। विशाखापट्टनम में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का बहुत बड़ा केंद्र खुल रहा है, हम्म। समुद्र के किनारे है। वहां पर रिएक्टर भी बनेंगे नई डिजाइन के, और नई डिजाइन के एक्सीलरेटर भी बनेंगे। तो अब किस दिशा के अंदर काम हो रहे हैं प्रोफेसर साहब? देखिए, काम तो बहुत सारे हो रहे हैं। एक तो रिएक्टर्स की एक नई डिजाइन आई है, जिसको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहते हैं, और एक मोल्टन साल्ट रिएक्टर कहते हैं, जिसमें थोरियम और यूरेनियम का कोई नमक लवण बना करके उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, जिसमें वो लिक्विड हो जाता है। तो उस वो रिएक्टर बहुत बहुत सेफ होता है। लेकिन क्योंकि ये यूरेनियम, थोरियम के साल्ट बहुत कोरोजिव होते हैं, तो इनको किस चीज में रखा जाए, किस पात्र में रखा जाए, उस मेटल के ऊपर रिसर्च काफी हो रही है, एलॉय के ऊपर। फिर अभी बहुत सारा काम ग्रेविटेशनल वेव्स के डिटेक्शन पे, कॉस्मिक रेज के डिटेक्शन पे, और एक बहुत जरूरी चीज है कि आपने देखा होगा, सारे जो जितने कैंसर हॉस्पिटल हैं, सब में एक इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर होता है। भारतवर्ष में 660 जिले हैं शायद, हर जिले में 8-10
एस्केलेटर्स की जरूरत है, और हम सारे के सारे खरीदते हैं। तो अभी हम लोगों ने मीटिंग में तय किया कि आरआर कैट, जो इंदौर वाला जो सेंटर है, वो लोग एक बनाएंगे और उसे इंडस्ट्री को देंगे, जिससे इंडस्ट्री वाले इसे प्रोड्यूस कर सके। वाह। इस तरह के बहुत सारे काम हो रहे हैं और जो आगे होते रहेंगे। और एक खास चीज है कि क्लाइमेट चेंज के चलते आपको नए तरह की बीजों की आवश्यकता है, ऐसी फसलों की आवश्यकता है जो सूखे से प्रभावित ना हो, या जल प्लावन से असमय, वो जो कहते हैं ना, जो रेगुलर रेन से प्रभावित ना हो, सैलिनिटी से प्रभावित ना हो, या जिसमें पेस्ट न लगे। इनके ऊपर भी काफी कुछ काम हो रहा है। प्रोफेसर साहब, जानने की इच्छा तो बहुत है और बहुत से बातें मन में आपसे सामने बैठ करके बात करने की इच्छा है। हम आपसे कलकत्ता आएंगे तो भेंट हो जाएगी। हाँ, हम आपसे निवेदन करेंगे कि एक दफे कलकत्ता भी पधारिए। हमें आपका, अरे कलकत्ता में हमारा फ्लैट है सर, अभी भी हाँ, तब तो आते ही बहुत अच्छी रहते हैं। बात है। हम्म। आप कलकत्ता पधारिए, सामने बैठ करके बात करेंगे तो बहुत आनंद अवश्य। आएगा और श्योर बहुत सर। बातें उनकी चर्चा भी होगी। अब आगे तो समय का अभाव है, मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। और आपने जितनी परिमार्जित भाषा के अंदर जिस तरह से बातों को समझाया, मैं उससे अभिभूत हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। रिकॉर्डिंग